हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का मज़ेदार उपन्यास ओवरडोज का पार्ट 6। क्या चाहते हो? वो कंकश स्वर में बोली। वही चाहता हूँ, मैं मुस्कुराता हुआ बोला, जो बोहनी के बाद चाहा जाता है। वो फिर बोली तो उसका कंकश स्वर रुआसा हो उठा। मजाक मत करो अनीता, मैं आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। यकीन जानो, मैं तुम्हारा हित चिंतक हूँ और तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि इस घड़ी अपने हित की चिंता की तुम्हें ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा ये हाल ताज़ा ताज़ा ही हुआ जान पड़ता है। लगता है मैं जल्दी आया होता तो उस शख्स को संभाल लेता जिसने तुम्हारी ये गत बनाई है। उसके हाथ अपने आप ही ऊपर उठे और खुले गिरेबान के बटन बंद करने लगे। तुम्हें गलत लगता है, वो बोली। और मैं फिर बोला, ये न सोचना कि पिछली बार की तरह टोकस आ जाएगा। वो अब कभी नहीं आने वाला। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। तुम तो कहोगे ही, तुम्हारे अलावा कौन कहता है? मिर्चू चेलानी कहता है। क्या क्या कहता है? टोकस ये शहर छोड़ गया है हमेशा के लिए। ये नहीं हो सकता। वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। तुम पागल हो, बकवास कर रहे हो। वो कहीं नहीं जाने वाला। कहीं गया है तो लौट के यकीनन आएगा। लगता है तुम्हें खबर नहीं है कि कल रात रेड ड्रैगन क्लब में उसके साथ क्या बीती। किसी ने उसका दूसरा चाकू भी छीन लिया और चाकू थामने वाली बाँह तोड़ दी। सब कुछ मिर्चू चेलानी के सामने हुआ। नतीजन उसने उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी और उसे दिल्ली से कहीं दूर दफा हो जाने का हुक्म सुना दिया। यकीन नहीं आता तो पता कर लो। किससे पता कर लूँ? अब्दी से या शमी से? उन नामों की उस पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई। उसके चेहरे पर नफरत के भाव आए। उसके मुंह से एक सिसकारी निकली। वो अपने आप में सिकुड़ कर रह गई। मैं समझ गया। क्या? वो तनिक भयभीत भाव से बोली। तुम्हारी ये गत अब्दी ने बनाई है, क्योंकि शमी नाम के रंग बिरंगे तोते ने तो बनाई नहीं हो सकती। वो तो तुम्हारी फूंक से उठ जाता। वो खामोश रही। वहम है तुम्हारा। फिर धीरे से बोली, अच्छा, वो बिच्छू है, अब्दी से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो पॉकेट एडिशन? मैं हैरानी से बोला। हाँ, तो ये शमी का कारनामा है। हाँ, यकीन नहीं आता। क्यों किया उसने ऐसा? वो रोने लगी। अरे अरे, चुप हो जाओ। रोने का क्या फ़ायदा? मुझे बताओ, क्या बात है? वो एक सोफे पर ढेर हुई और हाथों में मुंह छुपाकर सुबकने लगी। मैं उसके पहलू में बैठ गया और हौले हौले उसका कंधा थपथपाने लगा। कोई और मौका होता तो ज़रूर उससे बेहतर जगह थपथपाता। आखिर उसने सुबकना बंद किया और नाइटी की आस्तीन से अपना मुंह पोंछा। बोलो, क्या बात है? मैं बोला। टोकस के बारे में जो कहा, ठीक कहा? उसने सिर उठाकर पूछा। सच में ही मुझे छोड़ के भाग गया? हाँ, लेकिन इसमें अफसोस की क्या बात है? तुम्हें तो इस बात से खुशी होनी चाहिए। तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मेरे जैसी तन्हा लड़की की ज़िंदगी में कितने पेच होते हैं और मजबूरी कैसे कैसे लोगों से संबंध बना देती है। मजबूरी? तुम क्या जानो कि दिल्ली जैसे शहर में एक अकेली लड़की की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। तभी तो कोई टोकस आकर ज़िंदगी पर काबिज हो जाता है तो पेश नहीं चलती। 10 मुसीबतों से बचने के लिए एक मुसीबत को वेलकम बोलना पड़ता है। कमीना सब कुछ छीन लेता था।
लेकिन औरों से बचा लेता था। मैं उससे नफरत करती थी, अक्सर उसकी मौत की कामना करती थी, लेकिन जानती थी कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता था। तन्हा लड़की अगर नहीं चाहती कि कोई भी आए और उसे अपने गंदे हाथ पोंछने के लिए तौलिए की तरह इस्तेमाल करके चलता बने, तो उसको टोकस जैसे किसी नामुराद शख्स की अहमियत को समझना ही पड़ता है। शमी की बात करूं, क्या बात करूं, वो यहाँ कैसे आ गया? तुमने आने क्यों दिया? ज़रूर समझा होगा कि टोकस आया था। नहीं तो फिर क्या हुआ था? मैं क्लब में थी। कब? आज? नहीं, कल। ये वाक़या कल का है। जो हुआ कल हुआ। हाँ, रात को 1 बजे, जो कि मेरा क्लब से यहाँ लौटने का वक्त होता है। लिहाजा मेरा अंदाज गलत था कि तुम्हारा ये हाल ताज़ा ताज़ा ही हुआ है। हाँ, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हारी हालत इतनी बद है, तो उस वक्त तो कल रात तो मैंने जुर्जुरी ली थी। खैर, तुम बोलो क्या हुआ था? मैं क्लब में थी। वहाँ टोकस हमेशा होता था, लेकिन कल नहीं था। मुझे तभी उसकी बाबत अंदेशा सताने लगा था। मेरे वहाँ शो के बाद शमी मेरे पास पहुँचा था और बोला था कि टोकस का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि वो कहीं फंस गया था, इसलिए मुझे घर छोड़कर नहीं आ सकता था। टोकस तुम्हें रोज़ घर छोड़ने आता था? हाँ। आगे? शमी बोला कि टोकस ने खास उसे कहा था कि वो मुझे घर छोड़ आए। वो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? हाँ। कैसे? कार पर। लेकिन नीचे सड़क पर छोड़कर चला न गया। हाँ, वो मेरे साथ ऊपर तक आया। क्या? बोला टोकस ने ऐसा बोला था। कैसा बोला था? उसकी यहाँ मेरे फ्लैट में चेक करके आने का था कि यहाँ कोई और जना मौजूद नहीं था। ऐसे कोई और जना मौजूद हो सकता था? नहीं। तुम्हें लगा नहीं वो झूठ बोल रहा था? वो उसका फट्टा था जो उसने फ्लैट में दाखिल पाने के लिए इस्तेमाल किया था। लगा था, लेकिन मैं उसके आगे मजबूर थी। खैर, फिर वो यहाँ तुम्हारे साथ आया। हाँ, और आते ही मेरे पर झपट पड़ा। मैंने ऐतराज़ किया तो ठोकने लग गया। वो फिर रोने लगी। हौसला रखो, जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तो मुझे लगा था कि वो मुझे मार ही डालना चाहता था, लेकिन फिर जान पड़ा कि वो मुझे दहशत में डालना चाहता था, मेरे पर अपना खौफ हावी करना चाहता था। तुमने टोकस के नाम की दुहाई न दी। अगर टोकस तुम्हारा मुहाफिज था तो ये बात उसे तो मालूम रही होगी। खूब मालूम थी। मैंने टोकस के नाम की दुहाई दी थी तो तब उसी ने मुझे बताया था कि वो शहर छोड़ गया था और उसकी लौट के आने की मजाल नहीं हो सकती थी। बोला, अब मेरी ज़िंदगी में टोकस की जगह वो ले रहा था और जो गत वो मेरी बना रहा था, वो मेरे उस अंजाम का टेलर था जो तब होता जब मैं उसके साथ कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करती या उसके साथ दगा करने की कोशिश करती। उसकी उन बातों से मुझे पूरा यकीन हो गया कि टोकस अब लौट के आने वाला था नहीं। ऐसी जरा भी संभावना होती तो शमी की मेरे पर हाथ डालने की मजाल न हुई होती। तुम्हें ये यकीन पहले ही हो चुका था, फिर भी तुमने टोकस की बाबत मेरे से सुनकर बेइतबारी जाहिर की, तुम्हें डिस्करेज करने के लिए, तुम्हें यहाँ से चलता करने के लिए। खैर, फिर उसने मेरे साथ जबरन मुंह काला किया। मेरे पास जितने नकद पैसे थे सब छीन लिए और लौटकर आने के लिए बोलकर धमका कर चला गया। तब से तुम यही हो? हाँ। तुमने शमी के दुर्व्यवहार की बाबत चेलानी से क्यों न बोला? मैं बोलती। जवाब में मुझे ये सुनने को मिलता कि उसे पहले से खबर थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लब के बाहर बार बालाओं पर क्या बीतती है, इससे चेलानी को कोई मतलब नहीं। अब समझे। विनोद बत्रा को तो होगा,
उसकी भवें उठी। मैनेजर का काम मैनेज होता है, ऐसी बात भी मैनेज करने लायक होती है। क्लब में, बाहर नहीं। अभी खुद तो बोला, मालिक के लिए बोला था। सोचा मैनेजर का मिजाज और उसके फरायद जुदा होंगे। कुछ जुदा नहीं है, सब एक से हैं। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। ओह, तुम विनोद बत्रा को भी जानते हो? नहीं जानता, खाली नाम सुना है। ये सुना है कि वो उधर मैनेजर है। ओह, अब तुम क्या करोगी? सारा दिन यही सोचती रही कि क्या करूँगी। सवाल मैंने पूछा, तुम बताओ। मार डालूंगी कमीने को। उसने वो बात चीख चिल्ला कर कही होती तो मैं समझता कि मन की भड़ास निकाल रही है। आंखें दहका कर दांत किटकिटाते कही होती तो मैं समझता एक्टिंग कर रही थी। लेकिन उसने वो बात यूं सहज भाव से कही थी कि वो मुझे शाश्वत सत्य जान पड़ी। क्या जरूरत है? मैं धीरे से बोला। क्या? क्या कहा? तुम शमी को मरा देखना चाहती हो, लेकिन उसको खुद मार डालने की क्या जरूरत है? सरकारी काम सरकार को क्यों नहीं करने देती हो? क्या मतलब? तुम शमी से बेखूबी वाकिफ हो, इसलिए उसकी करतूतों से, उसके काले कारनामों से भी नावाकिफ नहीं होगी। ऐसी बातों की जानकारी तुम मुझे मुहैया करवाओ तो मैं उनके सदके उसे फांसी के फंदे पर पहुंचा सकता हूँ। कैसी करतूतें, कैसी जानकारी? सोचो। क्या सोचूं? डिम्पल कोठारी और सारिका सक्सेना के बारे में सोचो, जो तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ रेड ड्रैगन क्लब में बार बालाएँ थी। ये सोचो कि क्या उनकी मौतों के पीछे शमी का हाथ हो सकता है? मुझे नहीं मालूम तो किससे मालूम होगा? जिनका हाथ हो सकता है, बोल रहे हो, उसी को मालूम होगा। शमी को? हाँ, मैं जाकर शमी से पूछूं क्या वो उन दो लड़कियों की मौत के लिए जिम्मेदार है? वो कहेगा हाँ भैया हूँ। वो खामोश रही। अनीता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ तो जानती होगी। नहीं, जरा सोचो। अगर मुझे उस कुत्ते की बाबत ऐसा कुछ मालूम होता तो उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता तो क्या मैं खामोश बैठती? हो सकता है तुम्हें पुलिस के पास जाना नामंजूर हो सकता है, लेकिन मैं पुलिस नहीं हूँ। तुम जो कहना चाहती हो मेरे से बेखौफ कह सकती हो। फिर आगे जो करना होगा मैं करूँगा। शमी जैसे लोगों को कायदे कानून का कोई खौफ नहीं होता। होता भी है तो उनके पास कायदे कानून के हर जोड़ का तोड़ होता है। उसका यूं कुछ नहीं बिगड़ेगा। अलबत्ता मेरी मुंडी मेरे हाथ में होगी और ऐसी कोई नौबत आने से पहले मैं उसे मार डालूंगी। तुम मेरी कुछ तो मदद करो। क्या मदद करूं? यही बताओ कि डिम्पल कोठारी पर क्या बीती थी। मुझे कुछ मालूम हो तो बताऊं। वो मेरे पड़ोस में बगल के फ्लैट में रहती थी। मैं उससे बात करने गई तो मैंने उससे मरा पड़ा पाया। इसके अलावा और मैं क्या जानती हूँ? उस रात कितने बजे तुम उसके फ्लैट में गई थी? मैंने बोला तो था, पुलिस वालों को भी बोला था, अखबार वालों को भी बोला था। आज मेरे को भी बोल दो। 2 बजे, रात के 2 बजे तुम्हें उससे कोई बात करना सूझा तो क्या हुआ? कोई सरकारी नियम टूट गया? कानून की कोई धारा भंग हो गई? वो बात तो नहीं। लेकिन? क्या लेकिन? वो मेरी फ्रेंड थी, फेलो डांसर थी, नेबर थी। इस बात से क्या आफत आ गई कि उससे बात करने में उसके फ्लैट पर कब गई? कोई आफत नहीं आ गई, लेकिन इतनी रात गए उसके फ्लैट पर तुम्हारी आवाजाही क्या आम बात थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उससे पूछने गई थी कि क्या उसके पास कोई नींद की गोली वोली थी। वो जवाब उसने यूं दिया जैसे पहले से गोद के रखा हो। क्लब से उसकी वापसी तो तुम्हारे वाले वक्त पर ही होती होगी। हाँ, तुम्हारे साथ ही यहाँ लौटती थी। मेरे साथ कैसे? मेरे साथ तो हमेशा टोकस होता था।
वो अकेली लौटती थी। वो हिचकिचाई। ओ कम ऑन, आजकल तो उसे चेलानी खुद छोड़ने आता था। तब भी चेलानी के साथ लौटी थी। नहीं, नहीं, उस रोज उसने क्लब से छुट्टी की थी। छुट्टी करके कहाँ गई थी मालूम नहीं। क्या पता बीमार बीमार हो, सारा टाइम घर पर ही रही हो। क्या पता उसके फ्लैट पर जाने की पुलिस को भी तुमने यही वजह बताई थी कि तुम उससे कोई नींद की गोली वोली पता करने गई थी। और कौन सी वजह बताती? वो वजह थी तो वो ही बताती। उन्हें भला मैं कोई जुदा वजह क्यों बताती? क्योंकि तब हालात जुदा थे। क्योंकि जो हालात अब हैं वो 2 दिन पहले नहीं थे। तब टोकस तुम्हारी ज़िंदगी पर काबिज था। तुम्हारी लगाम तब उसके हाथ में थी। तब तुम कोई ऐसी बात कहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी जो कि टोकस के लिए कोई दुश्वारी खड़ी कर देती। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब लगाम टूट गई है। कब्जा हट गया है। टोकस अब तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर है और उसकी वापसी की संभावना सिफर है। लेकिन जाती बार वो तुम्हें अपने जैसे ही शैतान शमी के हवाले कर गया है जिसे कि तुम जान से मार देना चाहती हो। ठीक? हाँ। कैसे मारोगी? अखियों से गोली मारोगी? कोई जानलेवा बददुआ होगी? या कलेजा पकड़कर मुट्ठी में बींचोगी? मैं ऐसा कर सकती होती तो कल रात ही न कर डालती। एग्जैक्टली। जान लेने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हौसले की और हथियार की। हौसला लगता है तुमने अपने आप में पैदा कर लिया है। हथियार का क्या इंतज़ाम है? मेरे पास हथियार कहाँ है? मेरा यही ख्याल था कि नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा संकल्प किया तब ये बात न सोची। हथियार तुम मुझे दिला सकते हो? दिला सकता हूँ। और भी कोई मदद चाहो तो कर सकता हूँ। लेकिन तुम भी तो कुछ करो। क्या? वही जो मैं कर रहा हूँ। मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें मालूम है। शुरुआत डिम्पल कोठारी से करो। मुझे उसकी बाबत बताओ। क्या बताऊँ? मसलन तुम उसे कब से जानती थी? 5-6 महीनों से। कैसे मुलाकात हुई? रेड ड्रैगन क्लब में हुई। मैं वहाँ पहले से थी। एक रोज़ वो भी आ गई तो टिक गई। मिर्चू चेलानी के साथ उसका कोई पंगा था? पंगा? पंगा कैसा? वो तो अपनी आमद के 2 दिन बाद ही उसके साथ गुटरगू करने लग गई थी। और चेलानी? वो भी। वैसे ये अजीब बात थी। क्यों भला? चेलानी अक्सर कहता था कि अपनी बार बालाओं से ताल्लुकात बनाना उसके उसूल के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहों में बार बालाओं का दर्जा घटिया माल का था। घटिया माल? इन्फीरियर सब स्टैंडर्ड कॉमोडिटी। डिम्पल के बारे में उसके ऐसे ख्यालात नहीं थे। नहीं थे। कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं था। जैसी बाकी लड़कियां थी वैसी ही वो थी। वैसे ही कपड़े पहनती थी। वैसी ही दिखने की कोशिश करती थी और वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करती थी। कोशिश करती थी का क्या मतलब? समझो। समझ पाता तो पूछता। अरे समझो भाई। ठीक है, मैं समझाती हूँ। बात अपनी जुबानी कहते संकोच होता है, लेकिन कहती हूँ। देखो, रेड ड्रैगन क्लब की मेरे समेत सारी बार बालाएं सेमी प्रोस्टिट्यूट हैं। यही हमारी हकीकत है और इसमें शिकवे शिकायत वाली कोई बात नहीं। लेकिन ये डिम्पल खाली कोशिश करती थी हमारे जैसी लगने की, दिखने की, लेकिन असल में ऐसी थी नहीं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि कोई फर्क नहीं था? उस प्रोफेशन की वजह से जो हम सब अडॉप्ट किए थी वो हमारे जैसी लगने की कोशिश करती थी क्योंकि उस प्रोफेशन की वो डिमांड थी। हमारी तरह क्लब में सब कुछ करती थी। लेकिन कोई कस्टमर कोई छोटी मोटी छेड़खानी करता था तो भड़क जाती थी, जबकि कस्टमर का वो सब करना बिल्कुल स्वाभाविक होता था। कोई हाथ थाम ले,
कमर में हाथ डाल दे, कूल्हे पर चपत जमा दे या कहीं कोहनी वोहनी चला दे तो आफत नहीं आ जाती, लेकिन डिम्पल के साथ तो जैसे आफत ही आ जाती थी। टोकती थी, हाथ झटक देती थी, डांट देती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं करती थी। ऐसा करती तो फौरन क्लब से बाहर होती, लेकिन नाखुश होती थी। साफ जाहिर होता था कि उन हरकतों को वो झेलती थी। आई सी, आई कहाँ से थी पता नहीं, पूछने पर भी नहीं बताती थी, बात को टाल देती थी। लोकल तो नहीं थी, नहीं, लोकल नहीं थी, ये बात तो पक्की जानो। लेकिन दिल्ली में कहाँ से आई थी? मुझे उम्मीद नहीं कि ये बात चेलानी को भी मालूम हो। ऐसी बातों में कोई सीक्रेसी बरतता तो नहीं, कोई नहीं बरतता। वो बरतती थी। ऐसा बेवजह तो नहीं हो सकता। बेवजह कहीं कुछ होता है, वही तो, वजह तो कोई ज़रूर होगी। कहीं की पुलिस को उसकी तलाश हो और वो वहाँ से खिसकी हुई हो। इस बाबत मुंह फाड़ने से उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो। मेरे को भी कुछ ऐसा ही सूझता था। बारबाला के धंधे में भी वो मजबूरी से पड़ी जान पड़ती थी, मर्जी से नहीं। मजबूरी कैसी? एक ही तो मजबूरी है सबसे बड़ी आज की दुनिया में, जो किसी का पीछा नहीं छोड़ती। पेट पालने की मजबूरी। ठीक, कहीं कुछ गैर कानूनी उसने किया होगा तो क्या किया होगा। राज का जैसा माहौल वो अपने गिर्द बनाए रहती थी, उसके लिहाज से सोचा जाए तो कुछ बड़ा ही किया होगा। मसलन क्या? बॉयफ्रेंड को छत से धक्का दे दिया होगा। मैं हंसा। काफ़ी खुरापाती दिमाग पाया है तुमने। उसने हंसी में मेरा साथ न दिया। आज तुमने मुझे ड्रिंक्स के लिए नहीं पूछा है? नहीं, शमी सब पी गया। नेवर माइंड। तो चेलानी बाकी बार बालाओं के मुकाबले में डिम्पल के साथ जुदा तरीके से पेश आता था। हाँ, और उससे बहुत प्रभावित जान पड़ता था। और डिम्पल उससे, मेरे ख्याल से तो वो उसे खाली भाव देती थी, क्योंकि वो उसका एम्प्लॉयर था और वो जानती थी कि एम्प्लॉयर की पुछ करना, उसे राजी रखना ज़रूरी होता था। लगता है तुम उससे जलती थी। मेरी जूती जलती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे में नहीं था। तुम्हारे में तो सवाया है। क्या? जो कुछ उसमें था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। नेवर माइंड। फिर भी चेलानी ने तुम्हारी तरह वैसी तवज्जो कभी न दी जैसी कि उसकी तरफ थी। उसने मुंह बिसूर कर दिखाया। बहरहाल वो चेलानी की खास बनी हुई थी। हाँ, फिर भी चेलानी उसे बारबाला बनी रहने देता था। हाँ, लेकिन नाच गाने की लिमिट तक, जैसे हम बाकी लड़कियां ग्राहकों में मिक्स होती थी। उनकी छोटी छोटी हरकतें बर्दाश्त करती थी। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए उकसाती थी। वैसे वो नहीं करती थी। फिर भी कोई कस्टमर उसके पीछे पड़ता था तो अवधि या कोई दूसरा बाउंसर आकर उसे फिट कर देता था। लिहाजा वो चेलानी की खास से भी ज़्यादा थी। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, यही समझ लो। फिर भी चेलानी ने उसकी हीरोइन के नशे की लत के हवाले बना रहने दिया। उस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा ये सवाल नाजायज़ है। वो कैसे? कोई पहले से हीरोइन की शागिर्दी में हो तो बाज आने को बोलने पर वो बाज आ जाता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे कौन बाज आता है? वही तो, डिम्पल को हीरोइन हासिल कहाँ से होती थी मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती हो? नशे के सौदागरों की बाबत जुबान खोलने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? निश्चित मौत। नॉनसेंस। इस पंजाबी पुत्तर के होते तुम्हारा कोई पाल भी बाका नहीं कर सकता। बस पाल ही बाका होने से रह जाएगा।
बाकी कुछ साबुत नहीं बचेगा। इसलिए अपनी पूछताछ चेलानी तक ही सीमित रखो। तुम उसे भी छोड़ो। तुम अब सारिका सक्सेना की बात करो। सारिका। अब सारिका याद आ गई। वो कैसी लड़की थी? वो तो स्थापित बार बाला थी, या वो भी अपनी किसी मजबूरी की तहत इस धंधे में थी। वो तो इस सर्किट की पक्की जान पड़ती थी। रेड ड्रैगन क्लब जैसे दिल्ली के हर ठिये से वाकिफ थी। तुम उसे कब से जानती थी? 2 महीनों से। लोकल थी? नहीं, लखनऊ से थी। मिजाज की कैसी थी? अच्छी थी, खुश मिजाज थी, मिलनसार थी। मारी क्यों गई? मेरे से न पूछो। वो तनिक आतंकित भाव से बोली। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर भी, अरे ये खराब धंधा है। इसमें खराब लोग निरे मिलते हैं। कोई किसी के भी पल्ले पड़ सकता है। बस किस्मत खराब होनी चाहिए। ऐसा कोई सारिका के पल्ले पड़ा और क्या हुआ होगा? लिहाजा तुम्हें यकीन है कि उसका कत्ल हुआ है? हीरोइन के ओवरडोज से उसने खुद अपनी जान न ले ली? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो घबराकर बोली। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि उसकी और डिम्पल दोनों की ही एक ही तरीके से जान गई? अजीब क्या है इसमें? मेरा मतलब है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा इत्तेफाक नहीं? पहले एक जानलेवा गलती डिम्पल से हुई, फिर वो ही जानलेवा गलती एन उसी तरीके से सारिका से हुई। जवाब देने से पहले वो कई क्षण हिचकिचाती रही। डिम्पल का मुझे नहीं पता। आखिरकार वो बोली। लेकिन सारिका से ऐसी गलती हुई, ये हैरानी की बात है। सारिका ने मुझे खुद बताया था कि वो पिछले 1 साल से हीरोइन का नशा कर रही थी। जिसे नशे का इतना लंबा तजुर्बा हो, उससे ऐसी कोताही नहीं हो सकती। शायद। इंस्पेक्टर यादव के रोशन ख्याल को याद करता मैं बोला। उसके डॉग पुशर ने ज़्यादा ताकतवर माल सप्लाई कर दिया हो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहीं होता है? वो भी एक आदी ड्रग एडिक्ट के साथ? हो भी जाए तो ऐसा कहीं होता है कि रेगुलर यूजर को पता न चले कि जो माल उसे सप्लाई हुआ था वो पहले से जुदा था? 14 कैरेट की कीमत में किसी को प्योर गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाए तो उसे खबर नहीं लगेगी? बात तो तुम्हारी ठीक है। तो ये लड़की सारिका सक्सेना कन्फर्म ड्रग एडिक्ट थी? ऐसा ही मालूम पड़ा था। नशे के सौदागरों की वो बेस्ट कस्टमर थी। ये कौन बोला? ध्यान नहीं। याद करने की कोशिश करो। छोड़ो, कोई और बात करो। और बात करूं? हाँ, और बात जो तुम्हारे हित की है। वो क्या? देखो, किसी की मौत की कामना करना बहुत आसान काम है। कोई भी कर सकता है। खुद उसको उसकी मौत के हवाले करना बहुत कठिन काम है। हर कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह मुझे किसी की बदसलूकी झेलनी पड़ी होती तो तुम्हारी तरह मेरे जेहन में भी पहला ख्याल यही आया होता कि मैं कमीने को जान से मार डालूं। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कथनी आई गई हो जाती है, करनी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए शमी को जान से मार देने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। निकाल दूँ तो क्या करूँ? कुछ अरसे के लिए कहीं कूच कर जाओ। कूच कर जाऊँ? कहाँ कूच कर जाऊँ? कहीं भी, किसी भी ऐसी जगह जहाँ शमी की तुम तक पहुँच न हो सके। और मेरी दूसरी नेक राय तुम्हें ये है कि इस काम को फौरन से पेशवर अंजाम दो। अभी? हाँ, मेरी कार नीचे खड़ी है। अपनी 2-4 ज़रूरी चीज़ें समेटो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ के आता हूँ। जहाँ से तुम जो जगह मुनासिब समझना वहाँ की ट्रेन पकड़ लेना। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। जो फैसला करना है जल्दी करो। लेकिन यूँ एकाएक? शमी ने भी तो जो किया है
एकाएक ही किया था वो तो ठीक है, लेकिन वो बतौर अपनी प्रॉपर्टी तुम पर अपना दावा ठोक के गया है। वो क्या किसी टाइम टेबल के मुताबिक चलेगा? सोचो तो वो अभी यहाँ आ सकता है। मेरी उस वार्निंग से उसका मिजाज तब्दील हुआ। वो उछलकर खड़ी हो गई। मैं अभी आती हूँ, वो बोली। मैंने सहमति से सिर हिलाया। बाय द वे, फिर कुछ सोचकर बोला, जाना कहाँ पसंद करोगी? उसने भी सोचकर जवाब दिया, जालंधर। वो बोली, ठीक है। वो बेडरूम में चली गई और मेरी निगाहों से ओझल हो गई। पीछे मैंने रेलवे इंक्वायरी पर फ़ोन करने की गरज से अपना मोबाइल निकाला। मैं उस पर नंबर पंच करने ही लगा था कि उस पर कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की। कॉल गुड़गांव से थी। लाइन पर अंजुला भार्गव थी। मिस्टर कोहली, वो बोली। हाँ अंजुला, बोलो। तुम जानना चाहते थे कि पुखराज सिंगला मूल रूप से कहाँ का है। ये बात इत्तेफाक से मुझे बहुत जल्दी मालूम हो गई, इसीलिए फ़ोन किया। दैट्स वेरी गुड, यू डिड द बेस्ट थिंग। वो मूल रूप से पंचकुला का रहने वाला है, जहाँ से वो 6 साल पहले गुड़गांव आया था और तब से यहीं है। आई सी। पंचकुला में कहाँ रहता था? नहीं मालूम। उसका अभी भी कोई ठिकाना वहाँ है या पक्का ही पंचकुला छोड़ चुका है, ये भी नहीं मालूम। कोई बात नहीं। बहरहाल ये निश्चित है कि मूल रूप से वो पंचकुला का रहने वाला है। हाँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग हनी। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। पंचकुला में मेरा एक हमपेशा व्यक्ति था जिसका नाम जुल्का था, और कोई 3 साल पहले एक केस के सिलसिले में जिससे मेरा वास्ता पड़ा था। उस घड़ी न मुझे उसका पूरा नाम याद आ रहा था और न ही उसका पता या फ़ोन नंबर मेरे जेहन में था, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि मेरे ऑफिस में वो कहीं न कहीं दर्ज था। मैंने रेलवे इंक्वायरी पर फ़ोन किया। मालूम पड़ा कि जालंधर की गाड़ी की रवानगी में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैंने मोबाइल अपनी जेब के हवाले किया और एक सिगरेट सुलगा दी। वो 15 मिनट में लौटी। तब वो कॉर्डरॉय की ब्राउन जीन्स, कॉलर वाली लाइट ब्राउन शर्ट और ट्रीट के जैकेट पहने थी। उसने बाल संवार लिए थे और चेहरे पर मेकअप लगा लिया था। अपने हाथ में वो एक बैग थामे थी। मैंने सिगरेट को, जो कि दूसरा था, तिलांजलि दी और उठ खड़ा हुआ। चलें? मैं बोला। हाँ, वो बोली। उसके स्वर में अब भी अनिश्चय का पुट था। मिस्टर कोहली, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या? मैं उत्सुक भाव से बोला। उसने मुझे एक कैमरे से खींची गई तस्वीर सौंपी। मैंने देखा कि वो दिन के वक्त खींची गई तस्वीर थी, जिसमें एक होंडा सिटी कार के सामने एक आदमी और एक लड़की खड़े कैमरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। तस्वीर की पृष्ठभूमि में सहारा माल का दृश्य था। आदमी को तो मैंने तुरंत पहचाना था कि वो पुखराज सिंगला था, लेकिन लड़की के बारे में मैं अंदाज़ा ही लगा सकता था कि डिम्पल कोठारी उर्फ फाल्गुनी पावले थी। डिम्पल की मैं एक ही सूरत से वाकिफ़ था, जो कि अखबार में छपी थी, और वो सूरत क्योंकि लाश पर से शूट की गई थी, इसलिए मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता था कि सिंगला के पहलू में खड़ी लड़की डिम्पल थी। ये तस्वीर, मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कहाँ से मिली? डिम्पल के फ्लैट से। कब? 2 दिन पहले, बुधवार को, जबकि हम उसके फ्लैट में गए थे। ये तस्वीर उसके बेडरूम में साइड टेबल पर पड़े एक लिफाफे में थी, जिसमें कि उसने फिर संकोच प्रकट किया 500-500 के 10 नोट थे। तुमने उसके नोट उठा लिए? खामखा नहीं। अच्छा, कोई वजह थी? मैं न उठाती तो जब पुलिस आती तो उनमें से कोई उठा लेता। वो रकम तो निश्चित था कि वहाँ से जानी ही थी, इसलिए मैंने उठा ली। और तस्वीर?
वो तो लिफाफे में थी, इसलिए साथ चली आई। मुझे यहाँ अपने फ्लैट में लौटकर मालूम पड़ा था कि लिफाफे में कोई तस्वीर भी थी। आई सी, तस्वीर मुझे क्यों दे रही हो? तुम डिम्पल के बारे में इतना कुछ पूछ रहे थे। मैंने सोचा ये तुम्हारे काम आएगी। ये तो तुमने ठीक सोचा। मैं तस्वीर को अपने कोट की जेब के हवाले करता बोला, शुक्रिया। अब एक बात और बताओ। पूछो, सच सच बताना। ज़रूर। तुमने पुलिस को, प्रेस को, हर किसी को, मुझे भी ये बोला था कि तुमने अकेले डिम्पल की लाश बरामद की थी। हाँ, ठीक बोला था। नहीं, ठीक नहीं बोला था। कभी कभी बेध्यानी में सच्चाई मुंह से निकल जाती है। अभी जब मैंने पूछा था कि तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली थी, तो जवाब में तुमने कहा था, जबकि हम उसके फ्लैट में गए थे। हम कहा था तुमने, मैं नहीं कहा था। इसका मतलब है कि तब तुम्हारे साथ कोई था या थे। अब बोलो, कौन था तुम्हारे साथ? उसने उत्तर न दिया। अनीता, जैसे मैं तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ। उसकी रूह में जवाब न देना नाशुक्रापन होगा। वो फिर भी खामोश रही। तुम्हारे जवाब न देने का मतलब मैं ये लगाऊंगा कि तुम शमी के ही काबिल हो। शमी के नाम से उसके शरीर में जुर्जुरी दौड़ गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी दाईं बाह के घेरे में ले लिया और उसे उकसाता सा बोला, नाउ कम ऑन, बी ए नाइस गर्ल। तुम किसी और को तो नहीं बोलोगे? वो दबे स्वर में बोली, नहीं। वादा करते हो? हाँ। तब मेरे साथ टोकस था। डिम्पल को मरी पाकर वहाँ की तलाशी लेनी उसने शुरू की थी। लिफाफे की तरफ इत्तेफाक से मेरी तवज्जो उससे पहले गई थी। मैं वो लिफाफा पार न करती तो वो कर लेता। वो न करता तो, जैसा कि मैंने पहले बोला, पुलिस कर देती। उसने वहाँ से कुछ पार किया था। हाँ। क्या? उसके जेवर जो उसके जिस्म पर थे वो भी उतार लिए थे। हाथ में खाली एक अंगूठी छोड़ी थी, वो भी उसने उतार ली थी, लेकिन ये देखकर वापस पहना दी थी कि उंगली पर अंगूठी की मौजूदगी का बड़ा प्रोमिनेंट निशान था, जो कि अंगूठी के हाल ही में उतारी गई होने की चुगली करता था। कमीना, लाश को भी न बख्शा। ये बात उसी ने बोली थी कि वो चीज़ें अगर वो पार नहीं करेगा तो पुलिस पार कर देगी। अब इतनी रात गए उसके फ्लैट पर जाने की असल वजह बताओ। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।